हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉरी, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स यूज इन फिजिक्स नाम का लेक्चर नंबर 3, बेसिक मैथमेटिक्स नाम से लेक्चर नंबर 3 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, तीसरा या चौथा होगा, जो भी लेक्चर पता नहीं है ना। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम आपको क्या बताएंगे कि आपका, मैंने उस दिन आपको बताया था फिजिक्स में, लेक्चर नंबर 4 में बताया था मैंने, 3 में या 4 में जो भी है, शायद मैं नंबर भूल गया हूँ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्वाड्रेटिक की बताया थी, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन अपन बता रहे थे उस दिन, तो थोड़ा सा छूट गया था, है ना। तो जैसे कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बाई मैक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बाई इक्वल टू, कि अपन देखेंगे कि बाई इक्वल टू हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक है, अगर इसकी वैल्यू ऐसा नेचर हमने बताया था, क्वाड्रेटिक में दिखा रहा है बाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कर्व ऐसा बताएगा, तो कर्व बताएगा तो इसमें मिनिमम वैल्यू देगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आपकी, तो इसमें इस कंडीशन में बाई की मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। इस कंडीशन में आपका ए ग्रेटर देन 0 और डी हमारा लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकलेगी, इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो बाई मिनिमम, एक्चुअली इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करना पड़ता है। तो हम, ये मैथमेटिक्स कंसेप्ट है, फिलहाल में इसको याद कर सकते हो। अगर चाहो तो मैं इसको लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हमें इसको ज़्यादा ड्राइव कराना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है, इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में इसकी -d/4a निकलेगी, -d/4a है ना, एट एक्स इक्वल टू बी अपॉन एट एक्स इक्वल टू -b/2a पे ये वैल्यू निकलती है। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसमें ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये आपका x माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/4a, इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको अभी 10th क्लास में करके आए, तो इसको ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना आता ही होगा, है ना। तो उससे आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यूज है ये बाई मिनिमम है, ये बाई की मिनिमम, ये बाई की जो मिनिमम है ये हमारी है। बाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी है, -d/4 है। और किस पे, x की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू कितना, -b/2। अगर ऐसे अगर कर्व हमारा ऐसा दिया गया है, अगर हमारा a की वैल्यू, a का नेचर हमारा ऐसा दिया, अगर a ये लेस देन 0 है और डी भी लेस देन 0, तो हमारा कर्व ऐसा दिखाएगा। इस कंडीशन में ये हमारा मैक्सिमम दिखाएगा, ये कंडीशन बाई मैक्स देगा, वैल्यू हमारी वही देगा, -d/4a है इसलिए, और एट एक्स इक्वल टू -b/2a, है ना। ए लेस देन 0 तो उस हिसाब से वैल्यूज बदल जाती है। तो इस कंडीशन बाई मैक्स निकलता है, बाई मैक्स इक्वल टू आपका -d/4a एट x इक्वल टू -b/2a। ये हमारा आपका, ये वैल्यूज इसकी आपकी आ जाती है ना। ये वैल्यू आपकी, मतलब इसकी मैक्सिमम, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का ये तरीका है, नहीं, जो फिजिक्स के लिए अंदर भी यूजफुल होता है। अब हम बात करते हैं अगला जो लेक्चर है, अगला न्यू टॉपिक, प्रोग्रेशन। ये हमारा थोड़ा सा रह गया था पिछले लेक्चर में। हमने पिछला जो लेक्चर आप देखोगे तो उसमें ये टॉपिक्स आपका रह गया होगा। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कनेक्शन, एक लेक्चर दूसरे से कनेक्शन है।
अगर आप एक लेक्चर से इंडिपेंडेंटली होकर देखोगे तो शायद इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, और क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी बहुत सोच डालने की कोशिश करी है कि आप लोग इसको समझें। और आईआईटी का एडवांस का जो वे ऑफ टीचिंग है वो इस टाइप का होता है, ये नहीं फास्टर वे कि आपने देखा मैंने किसी को बोर्ड पर बहुत फास्ट वे से लिखते जा रहे हैं, ये दिस इज नॉट एडवांस वे ऑफ टीचिंग। मेडिकल वे हो सकता है, मेडिकल वे मैंने जो देख रहा है, जो आईआईटी के नाम से जो टीचर यहाँ पर देख रहा हूँ उनकी मैं लेक्चर देखता हूँ, वो बेसिकली मेडिकल ओरिएंटेड टीचिंग है, इसको हम फास्टर कहते हो, मेडिकल ओरिएंटेड टीचिंग है, नथिंग फॉर आईआईटी एडवांस। तो आपको ये बताओ कि मैंने कहा आईआईटी एडवांस में स्पीड इज नथिंग, स्पीड नाम की कोई चिड़िया नहीं है, इसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट को कंट्रोल बनाइए, जितना कंट्रोल बनेगा उसका अपना एक्यूरेसी लेवल आपका जनरेट होगा, और एक्यूरेसी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एपरिंग लेवल ऊपर जाएगा, एपरिंग लेवल ऊपर जाएगा और एक्यूरेसी लेवल ऊपर जाएगी तो अपना ही वो बनता है। देखो बेटा मैं आपको बताऊं कि आईआईटी के अंदर जब नॉर्मली बच्चे एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, है ना, और एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट लगभग क्योंकि तुक्के मारते हैं, है ना, तो तुक्के मारने वालों के साथ तो ये कि अटेम्प्ट लेवल लगभग सबका ज़्यादा दिखता है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल काउंट करती है, जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी अपन तो एक्यूरेसी लाने के लिए अगर सब्जेक्ट में एक्यूरेसी लाना है तो इन डेप्थ प्रिपरेशन करिए, इन डेप्थ मोड से पढ़िए, है ना, इन डेप्थ मोड पर पढ़ने के साथ में और वर्क हार्ड, जो आपका वर्किंग लेवल बहुत अच्छे प्रॉब्लम के साथ डील करिए, है ना, क्वालिटी प्रॉब्लम के साथ डील करोगे, ये नहीं क्वांटिटी प्रॉब्लम के साथ डील करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता एडवांस के लिए। एडवांस के लिए हमेशा क्वालिटी बेसिस से ही पढ़ोगे, तो क्योंकि जिस रेंज में आप स्टडी करोगे वो आईआईटी के रेंज की स्टडी होना चाहिए, है ना, आईआईटी के लेवल की तैयारी होना चाहिए, तो वहाँ से आपकी कंटिन्यू वहाँ से आप टचअप आराम से कर सकते हो, वहाँ से उस प्रॉब्लम के साथ सीधे कनेक्ट कर सकते हो। अगर क्वांटिटी लेवल से करोगे तो प्रॉब्लम लेवल से आप कनेक्ट आईआईटी के एडवांस के प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या तो पार्शियलिटी तुक्के मारो तो आपको दिखेगा इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो लेकिन जो बच्चे चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो बच्चा अपने लेवल पर वेल प्रिपेयर्ड तरीके से करता है, अपने वही कंफर्टेबल तरीके से करता है, वही एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक लाता है। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, टीचिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा टीचर हो, ये जरूरी नहीं कि बच्चों को बेनिफिट मिले, और बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको जरूरी नहीं कि हम अच्छा कर लेंगे। बेसिकली दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, टीचर का और स्टूडेंट का जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता है तभी रिजल्ट आती है। मैंने देखा कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, बच्चे 10th के बाद में एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, है नहीं, और एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो एडमिशन टेस्ट में बच्चा थोड़ा अच्छा फील करता है कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत अच्छा, जबकि उनको सब्जेक्ट का सही लेवलिंग पता नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को क्योंकि जिस रेंज में आपने पढ़ा है, जिस रेंज में पढ़ा है, स्कूल लेवल में पढ़ाया गया, उस लेवल तक पढ़ाओगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं ना। अगर जिस रेंज से आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, उस रेंज में पढ़ाएगा, वही आईआईटी का लेवल है, तभी तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, कनेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, और टीचर को मैं देखता हूँ फास्ट मेथड से कराना, है ना, ये फास्ट मेथड मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ आईआईटी एडवांस के लिए बच्चों से जो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी बुक्स का सिलेक्शन, फिजिक्स के अंदर कोई ज़्यादा बुक्स का सिलेक्शन नहीं है, एक किताब ऐसी वर्मा ही ढंग से करो और उसको मल्टी डायमेंशनल बेसिस को सोच के करिए, तो आपको मुझे लगता है आईआईटी ऐसी वर्मा ही पढ़ करके आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, है नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर बुक सेलेक्टिविटी होना चाहिए, है नहीं, और फिजिक्स को बेसिकली क्या है, इनिशियल लेवल से शुरू करना चाहिए, इनिशियल लेवल से शुरू करना चाहिए, और इनिशियल लेवल से अपग्रेडिंग लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसी लेवल को एक इनिशियल लेवल टचअप किया तो उसी लेवल को आप चलाते रहोगे, हर टॉपिक्स के साथ करा, तो ऐसा नहीं है। जैसा जैसे आपका माइंड डेवलप होता है तो टीचिंग भी डेवलप होना चाहिए। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी में स्टडी करें, है ना, और जब ऑनलाइन जैसे मोस्टली प्रॉब्ली अगर अगस्त में ऑनलाइन स्टार्ट होता है, ऑफलाइन क्लास शुरू होती है, तो आप लोग फिर मेरे से जुड़िए ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को हम थोड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या क्या अटेंशन पे है, ओनली हम थ्योरी को
एक जो लेवल की थ्योरी हो आप उसको बताने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी बता देते हैं, लेकिन वो डेप्थ नहीं आती है। वो डेप्थ तो सिर्फ ऑफलाइन क्लास में ही आती है। ऑफलाइन की डेप्थ की टीचिंग देखोगे तो आप लोग मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट को क्या हुआ, टाइम की कोई सीमा नहीं है ना, कि टाइम वहाँ पर लेकर नहीं आपको 1 घंटे 10 मिनट 1.5 घंटे पढ़ाना, तो 1.5 घंटे में आपको, तो 1.5 घंटे के अंदर क्या होता है टीचिंग में, कहो आपको लगेगा आधा घंटे कुछ भी नहीं हुआ है ना, कहो आखिरी आधे घंटे में पूरा ही बढ़ जाएगा। तो क्या होती है कि माइंड की टीचिंग सैचुरेशन आती है क्लासेस में, है ना, तो उसमें अपन टीचिंग की बहुत अच्छी लेवल की टीचिंग दी जाती है। और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप एलिमेंट्री टीचिंग जरूर पढ़ लें। हम एलिमेंट्री, यहाँ पर मैं एलिमेंट्री टीचिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और एलिमेंट्री से बिगर तरफ के हम कनेक्ट आराम से करा देंगे। नहीं तो बेटा दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अब मैं एक क्लास 10th क्लास की स्टैंडर्ड से शुरू कर रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड से मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ IIT एडवांस के 3 ईयर प्रोग्राम के ऊपर, है ना। जिनके जो वो भाई बंधु हों, है ना, वो मेरे से 9th और 10th से जुड़े हैं, डेफिनेटली दे हैव गेट टॉप 10 में रैंक इन IIT एडवांस। आपको बताऊं, आई एम द मेंटर AIR 6, 7, 8 इन IIT एडवांस, और मैं चाहता हूं कि ग्वालियर से टॉप 10 में कंट्री रैंक आए, इसलिए मैंने 9 से स्टडी क्लास लेना चल रहा हूँ, जो आपको एक अच्छी रैंक प्रमोट करेंगे, है ना। तो मैं 9 बेसिकली मेरा एलिमेंट्री अब क्लासेस है, कुछ लेक्चर मैं 10th स्टैंडर्ड के भी डालूंगा, जिसमें NTSC लेवल का टीचिंग रहेगी, है ना, और बेसिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ 11th क्लासेस का उसमें हम वो करेंगे। तो 11th क्लास, हम 10th क्लास की हम आपका अगस्त से हम शुरू करेंगे। अगस्त से हम वीडियो लेक्चर 10th के भी डालेंगे, कुछ वीडियो 10th क्लास के भी वीडियो लेक्चर डालूंगा, जिनके भाई बंधु जो भी हों, मतलब हमारा उद्देश्य, हमारा एम तो ये है कि कनेक्टिविटी हो। आप लोग कहते हैं कि सर मैंने आपका नाम नहीं सुना हुआ है ना, तो ये हमारी दोस्त थोड़ी है, मतलब कि नाम ना सुनने से इसका मतलब ये थोड़ी टीचिंग नहीं होती है। आपने अगर मान लो ये कहा कि जापान, है ना, गोविंदा का एक लेक्चर आपने देखा होगा कि जापान है कि नहीं है, आपने नहीं देखा तो जापान नहीं है, तो आपके देखने पर डिपेंड नहीं करता है। पब्लिसिटी का कंसेप्ट तो ये है कि पब्लिक कंसेप्ट में 30% नेचुरलिटी होती है, 70% फेकनेस होती है, ध्यान रखना। कोई भी प्रोडक्शन, मार्केट में प्रोडक्ट बेचा जाता है, करेक्ट, जो कंपनी प्रोडक्ट होते हैं वो एक बार उन्होंने कर दिया, उसकी मार्केटिंग बहुत कम आती है ना। जो लोकल लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बेटा हम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब तक आप अपने कैरियर के लिए सजग रहिए और अच्छी लेवल की टीचिंग को ढूंढने की कोशिश करिए। अच्छी लेवल की टीचिंग होगी, अच्छे कंटेंट होंगे, तभी आप IIT जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। IIT का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ना, उसके लेवल पर जाना, इनिशियल लेवल से जो बच्चा जाता है वही बच्चा अच्छी रैंक का हकदार बनता है। जो बच्चा 8, 9, 10 से बच्चा अगर IIT की तैयारी कर लेता है, जैसे मेरे यहाँ अमेर गुप्ता था, आपको बताऊं उस लड़के ने 10th के अंदर भी जब हमने एग्ज़ाम दिलाया उसको, तो उसके जो नंबर वो थे जिसकी AIR 100 आ रही थी, जिस बच्चे की AIR 100 थी उससे उसके नंबर ज़्यादा थे। तो अगर हमने उस बच्चे को हमने 9th और 10th क्लास में इतना ही डेवलप कर दिया था कि वो आइकम से AIR आपका 100 प्लस, तो आपसे मतलब 100 प्लस, तो अगर वो हमारा लड़का ऐसा था कि अगर वो लड़का एक्चुअली में कि आपका अगर हम उसको 10th के अंदर IIT के अंदर बैठता तो विदिन 100 रैंक आती, क्योंकि हमने एग्जाम दिलाया था उसको, अपने उसके में एक्यूरेसी लेवल चेक करना चाह रहे थे कि IIT का लेवल का पेपर मैंने दिलाया तो उसके नंबर वो थे जो 100 से बच्चों 100 के, मतलब उसके, आपको ये बताइए उस बच्चे के 70%, उस बच्चे के नंबर 70% 10th में थे IIT एडवांस में। और कितना बढ़ा इसके बाद, बढ़ा कितना, 12-13% बढ़ा, 20% मैक्सिमम गया, है ना, किसी सब्जेक्ट में। तो इससे ये आपको ये बता दूं कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 9th और 10th से जो अपने कैसे आप ग्रेस्प करते हो, ये ग्रेस्पिंग जितनी पावर अच्छी होगी, अच्छी टीचिंग होगी तो अच्छी ग्रेस्पिंग में मुश्किल होगी, ग्रेस्पिंग में थोड़ी टाइम मुश्किल होगी, तो आपका माइंड हैबिचुअल हो जाएगा।
जब आपका माइंड हैबिचुअल होगा, अच्छी चीज़ों को पढ़ने का हैबिचुअल होगा, तो फिर आप अच्छी चीज़ें पढ़ने लगोगे, तो अच्छी चीज़ें फिर आप आईआईटी की जो एडवांस की जो रेंज है उस रेंज पर स्टडी करने लगेगा, तो आपको आईआईटी के प्रॉब्लम को आपको क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। आप कंफर्टेबल तरीके से प्रॉब्लम को आराम से डील कर सकते हो। ये इसलिए हम आप कहते हैं क्वालिटी टीचिंग से, क्वालिटी लेवल से पहले से पढ़ना शुरू करो। जो बच्चे टॉप 10 रैंक के चाहते हैं वो क्वालिटी मेंटर को, स्पीड पर ध्यान न दें। स्पीड तो वर्किंग, आपकी क्वालिटी वर्किंग होगी तो अपने आप स्पीड जनरेट हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब ये मैंने बताया। अब बता दें प्रोग्रेशन। अगर आप बात करते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या? एपी तीन सीरियल। तो एपी का मतलब क्या? जैसे हमें कोई टर्म है, जैसे हमने कोई बहुत सारे टर्म रखे, उनमें कोई ऑर्डर होता है जिसको पहचानने से एक ऑर्डर होता है, एक सेमेट्री देखी जाती है कि कोई सेमेट्री तरह की होती है। तो जैसे हमने क्या कहा कि आपके जैसे आपका ये नंबर A1 है और ये A2 है और ये A3 है और ये हमारा A है। ये हमारे क्या, इस सीरीज के ये हमारे टर्म है। किसी भी बहुत सारे टर्म दिए, एक क्लस्टर ऑफ टर्म नहीं ये दिए गए, तो इनमें अपने देखेंगे इसमें क्या चीज़ें देखिए, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, नहीं कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो इसमें कोई एक ये टर्म किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये टर्म किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, ये टर्म किसी इस तरीके से, क्योंकि इनका कनेक्शन A1 से है, सारा A2 A3 का कनेक्शन कहेंगे A1 से A2 A3 से कनेक्शन आया है, इनका कोई ना कोई एक जनरलाइजेशन होगा, है ना। तो आप अभी 10th में क्या ऐसा माने किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो रूल में क्या देखा गया, इनका डिफरेंस देखा जाए, जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन। अगर ये कांस्टेंट हो, इसको अपन अर्थमेटिक कहेंगे, AP कहेंगे, है ना। अगर ये अपन को तो AP कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अगर इनका डिफरेंस नहीं कांस्टेंट है, A2 माइनस A1, A3 माइनस, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक में करेंगे AP। पहले अपन बात करते हैं AP की बात कर रहे हैं, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू AN माइनस AN। ये हमारी आपकी एक ये अपना डिफरेंस बना है। तो इस तरीके से अब देखोगे तो हमारा क्या निकलेगा कि हमारा AP जो टर्म होगा A1, हमारा A1 को अपन A मान लिया, नहीं तो ये वाला A2 कितना होगा, A प्लस D होगा, A3 कितना, A प्लस हमारा 2D होगा, एंड दैट हमारा A प्लस हमारा AN माइनस 1D होगा। ये हमारे आपके टर्म है। तो D हमारा क्या, D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो अर्थमेटिक जनरली फिजिक्स के अंदर भी टर्म को कोई टर्म देते हैं कि इस तरीके से आप लिख देते हैं, तो फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ें यूज हो सकती हैं, होता है। ठीक, तो ये अपना आपका पता है। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला आपको क्या याद करना है कि आपका एक तो Tn टर्म याद करना है, nth टर्म इक्वल टू n वाला टर्म A प्लस हमारा n माइनस 1 इंटू D। देखो इसमें nth टर्म है, ये हमारा nth टर्म है, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस D। और इनके टर्म का एक सम भी निकाल सकते हैं, तो 2n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आपका आ गया कितना, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 D। ये हमारा आ गया। ये हमारा आपकी ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है। अब क्या करेंगे, ऐसे ही अगर ये डिफरेंस देखा गया तो हमारा AP बनी थी, ऐसे ही तो कॉमन डिफरेंस बताया गया था, इसको अपन कॉमन D को अपन कॉमन डिफरेंस बोला गया था। नहीं, अब हम बात करते हैं अगर इसका इन टर्म का जो रेशो निकालेंगे, जैसे A1 है, A2 है, A3 है और AN है। अगर इसका रेशो देखा गया
तो इसको रेशो देखेंगे तो क्या निकलेगा, इसको जीपी कहते हैं। A2/A1 इक्वल टू A3/A2 इक्वल टू A4/A3 इक्वल टू AN/AI1 इक्वल टू R। इसको बोलते हैं कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं, ये कॉमन रेशो कहा गया है। इसमें क्या हो गया, ये आपका अभी यहाँ पर ये टर्म हमारे जीपी के बन गए, हमारे क्या टर्म बन गए, जीपी के बन गए। तो इसको कॉमन, आर हमारा क्या कॉमन रेशो, आर हमारा क्या कॉमन रेशो है। ठीक, अब क्योंकि माइंड में जब तक इसकी फिगर नहीं आएगी तब तक आप कीजिए, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्म को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो आप क्या करेगा, तो इसमें आपका निकलेगा, इसमें आपका क्या निकलेगा, आर इक्वल टू, मतलब इसमें जो दो फॉर्मूले जनरेट होंगे, टी एन इक्वल टू एन टर्म एल टर्म, एक ही बात है। एल बोलते हैं टी एन टर्म, एक ही बात है ना। तो कितना, ए आर एन माइनस एक, तो टी एन इक्वल टू ए आर, इसी से निकालोगे तो निकलता जाएगा, ए आर एन माइनस वन निकलेगा। ठीक है, और दूसरा इसका एस एन। अब इस अगर कोई भी टर्म हमारा जीपी है तो इसका हमारा एन वो निकालना है, क्या सम निकालना है। सम कितना निकलेगा, सम निकलेगा, सम कितना, क्या सम निकलेगा हमारा ए आर की पावर एन अपॉन आर माइनस वन, यदि इफ हमारा आर ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन तो क्या, अगर एस दूसरा हमारा ए इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर हो, तो क्या होगा, यदि हमारा आर की आर लेस देन 1, आर लेस देन 1 होगा तो क्यों होगा, आर लेस देन 1 होगा तो हमारा ये कॉमन होगा। ठीक, ये फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा कभी कभार काम आता है, नहीं ये फार्मूले एक्चुअली में बहुत चीज़ें, मतलब पूरे एंटायर फिजिक्स में न्यूमेरिकल रिजल्ट यूज होंगे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब तो हमारा क्या ये बन गया, यदि इस कंडीशन में, यदि यहाँ पर, यदि यहाँ देखें इसी को ऊपर, इफ हमारा टर्म इनफाइनाइट है, अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म कितने इनफाइनाइट है इस कंडीशन, इसी कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा आपका एस इनफाइनाइट इक्वल टू, क्योंकि आपको मालूम होगा कोई वैल्यू लेस देन 1 है, इसमें पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। आपने देखा कोई वैल्यू अगर 1 से छोटी वैल्यू है, उसकी पावर बढ़ाएंगे तो और पावर में वैल्यू डिक्रीज करती है, ये आपको मालूम होगा। जब डिक्रीज करती है तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या, जब पावर एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, तो आर की वैल्यू क्या, जितनी पावर बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी, तो जब हमारे 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए ये टर्म हमारा कितना, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, यदि आर की वैल्यू लेस देन 1 के लिए ट्रू है। ये इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला कब ट्रू है, जब हमारा आपका आर की वैल्यू लेस देन 1। अगर इनफाइनाइट जीपी में निकालो, इनफाइनाइट जीपी में अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसका सम निकलेगा, सम हमारा इनफाइनाइट होगा। सम कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ये आपकी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको देखें कि एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ABC और HP, 3 टर्म देंगे, ABC R इन HP, R इन AP, AP के अंदर है, R इन AP है, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस इक्वल है, तो इसलिए रिजल्ट आपका 2B इक्वल टू A प्लस C, ये रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 2B इक्वल टू A प्लस C रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बन जाता है। ठीक है, अगर जीपी है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC निकलेगा। एपी की कंडीशन है मुझे, ठीक, बी स्क्वायर इक्वल टू AC आएगा, है ना। अब एक एचपी क्या निकला, एचपी क्या होती है, एचपी क्या होती है, एचपी कोई नई सीरीज नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ दी क्या निकलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ दी एपी। कोई भी टर्म है ना, कोई भी एपी का कोई भी टर्म है, अगर उसका रेसिप्रोकल निकालें तो एपी का रेसिप्रोकल को अपन जीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला अपन क्या निकलेंगे,
वन अपॉन बी, वन अपॉन सॉरी वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन, तो इसमें ये निकल जाएगा 2 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। कभी टर्म है तो इसको ढूंढना पड़ता है, ये टर्म हमारे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा एच पी है। ये तीन फार्मूला आपको फिजिक्स में याद रखना, मेमोरी के अंदर बिठा के रखना है। अच्छा, अब ए पी, यहाँ पे एच पी इज द इनवर्स ऑफ द ए पी। एच पी इज द, एच पी क्या है? एच पी इज द इनवर्स ऑफ द ए पी। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको अगला चीज और बता देता हूं। अगली चीज है कि सम स्पेशल समेशन, सम स्पेशल समेशन तो कैसे निकालेंगे? सम जैसे हमारा आपको देखा 1 2 प्लस 3, सम स्पेशल समेशन, सम स्पेशल समेशन, स्पेशल समेशन का फार्मूला याद करना। समेशन वाला जोड़ना, बहुत से टर्म को ऐड करना ही समेशन कहते हैं, है ना। अब क्या करेंगे? तो 1 2 प्लस 3 अप टू इसको n माइनस 1 और प्लस हमारा, इस तरीके से आप देखेंगे इन टर्म का सम निकालना है। इसको तो क्या रखें? जनरल रखें। एक साइन होता है समेशन, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, और यहाँ r की वैल्यू कितनी? 1 से लेकर n है। तो ये फॉर्मूला, ये इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं, अब इसकी जो वैल्यूज कितनी होगी? इसकी फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2 आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। डायरेक्ट आपको 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 50 तक का सम निकालना, इस फॉर्मूले से सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ऐसे ही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जैसे हमने कहा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसको करेंगे इक्वल टू समेशन r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर के n, यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ये निकलेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ये भी रिजल्ट आपका इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बाद में एक रिजल्ट 1q 2q 3q एंड डेट इज हमारा n, इसको क्या लगेगा? समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के r की पावर q इक्वल टू, ये क्या निकलेगा? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या यूँ कहिए इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n r का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। ये हमारे एपी के रिजल्ट बहुत यूजफुल होंगे, फिजिक्स के सिनेरियो पे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसको मैंने अप्लाइड फिजिक्स में आप देखेंगे तो बड़े फार्मूले यूजफुल होंगे। तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं, अगला है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियली अप्रोक्सीमेशन बता दो। अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे आता है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस हमारा 3x इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे इन जनरल लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n, आपको फॉर्मूला ये वाला है, तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस c1x c2x प्लस डेट हमारा cnx। यहाँ c r का मतलब क्या है? यहाँ पर जब बीच में r टर्म है, r मतलब बीच में टर्म होगा, तो cr का मतलब होता है NCR की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि एक तक खोलना। जैसे 4 का फैक्टोरियल निकाले, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियली फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। जैसे कोई भी जैसे 5 फैक्टोरियल खोलेंगे तो क्या रहे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके नीचे मत ले जाइए, इसके नीचे ले जाओगे तो 1 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको इसको 1 तक नीचे तक खोलना, उसको अपन मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाइड वैल्यू से इसको अपन फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन देखिए कि जो 1 प्लस एक्स की पावर एन है, जो लास्ट फार्मूला आपने देखा था, तो जब एक्चुअल में आपकी जब हमारी वैल्यूज है एक्स की वैल्यू, अगर इसमें कंडीशन क्या है एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो तो 1 प्लस सी1 एक्स सी2 एक्स को पावर जो बढ़ती जाएगी तो वैल्यू हमारी कंपेरेटिवली छोटी होती जाएंगी, तो इसके एडिशन कंपेरेटिव निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको क्या इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, है ना। तो 1 प्लस एन एक्स इसको कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये फार्मूला यूज करता है। ये 1 प्लस 1 यदि कब होगा ध्यान रखना है, यदि x हमारा बहुत छोटा है 1 से, x हमारा बहुत छोटा है 1 से, तभी ये वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, अदरवाइज तो हम सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे कि एक टर्म जैसे हमने कहा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर कितनी है -2 है। ये ग्रेविटेशनल में टर्म आता है, ग्रेविटेशनल टॉपिक पढ़ो उसमें टर्म आता है एक्चुअली, इसलिए हम उसी को कर रहे हैं। अगर एच अपॉन एक्स मतलब हमारा एच बहुत बड़ा, हाइट हमारा एक्स हमारी बहुत बड़ी है, एच हमारी बहुत बड़ी है एक्स से, है ना। तो करेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस 2h अपॉन एक्स। जैसे एच में और रेडियस में करते हैं, उसमें अपन जैसे ग्रेविटेशनल टर्म है एच में और उसकी हाइट और उसका साइज ऑफ दी अर्थ में कंपेयर करेंगे, कंपेरेबल वैल्यू हमारी बहुत छोटी है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, कब होती है, यदि हमारी ये कब होती है, यदि एक्स हमारा बहुत छोटा है आर से, सॉरी एच हमारा बहुत छोटा है एक्स, तभी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर -1 तो क्या करेगा 1 माइनस एच अपॉन एक्स। ये हमारा कभी ये मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन ये होना चाहिए, बहुत छोटा है या लिखा हो या फिर तरीके से लिखा हो या नहीं या लैंग्वेज में दिया हुआ, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एच हमारा बहुत छोटा है एक्स से, तभी इसको यूज करते हैं। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो लेक्चर है हम लॉग को बताएंगे। लॉग थोड़ा सा क्या है प्योरली अलग टॉपिक्स लेंगे, लॉग हमारा हम प्योरली अलग लेक्चर लेंगे। तो लॉग थोड़ा सा एक टॉपिक्स काफ़ी अच्छा है ना, और इसके अंदर हम बाद ग्राफ बनाएंगे, फिर हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बीसी का हमने बता दिया। अब हम क्या लॉग अगले लेक्चर में हम लॉग को स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में लॉग क्या हो, लॉग को हम स्टडी करेंगे। तो लॉग का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो लॉग को समझिए, लॉग का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में 5 मिनट का लेक्चर इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगले लेक्चर में अपन प्योरली पूरा अपन लॉग का ही लेक्चर लेंगे। ठीक है, लॉग को अपन लॉग की वैल्यू निकालना बताएंगे कि एंटी लॉग क्या होती है, सब चीज़ें बताएंगे। तो आज थोड़ा सा फिर अब इसके बाद कर बताएंगे, बहुत सारे कर बताएंगे इसमें। तो आपको देखिए अब यहाँ पर देखिए कि लॉग क्या है। जैसे लॉग में आपने देखा 10 की पावर 2 = 100 है। तो इसको लॉग क्या है, लॉग मतलब होता है पावर की वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये पावर है ना, पावर की वैल्यूज को लॉग कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये इसको ये हमारा पावर है, ये हमारा कितना पावर है हमारा, सॉरी गलत बोलो, ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है बेस है।
और ये हमारा पावर है, और ये रिजल्टिंग वैल्यू है, इसकी रिजल्टिंग वैल्यू। तो अगर इसको विच इम्प्लाई दैट, इसका लोग क्या करेंगे कि अगर बेस को तो यहाँ पर लॉग लिखा है, लॉग एक लॉग लिख देंगे, लॉग तो लॉग का मतलब यहाँ बेस है, यहाँ पर बेस मतलब लॉग की जगह पे यहाँ बेस ये बेस वैल्यू क्या बेस हमारा 10 है ना, और रिजल्टिंग वैल्यू कितनी है, रिजल्टिंग वैल्यू 100 है, इक्वल टू आपका 2 आता है। यही हमारा आपका लॉग होता है, यही हमारा लॉग होता है। तो लॉग क्या है, पावर का जो इनवर्स होता है। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अभी आप थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, कभी जब आप समझदार हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, उसको अपन लॉग कहते हैं। एक्सपोनेंशियल का लॉग कोई हमारा इनवर्स है, उसको अपन क्या लॉग कहते हैं। पावर की वैल्यू को अपन लॉग कहते हैं कि मतलब जैसे अपन ने क्या वैल्यू, कोई बेस दिया है, बेस में कोई पावर है इक्वल टू रिजल्टिंग वैल्यू है, इसकी इस वैल्यू से इतने रिजल्ट है, तो वो क्या वैल्यू है सर, वो क्या वैल्यू है, ये वाली इसकी वैल्यू को निकालने हैं, इसकी वैल्यू को निकाला जाता है। ये हमारे जैसे log 10 100 की वैल्यू 2 है, जैसे हमें log 2 3 निकालना है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो log 2 3 इक्वल टू जो वैल्यू आई वो वाली उसको अपन क्या कहते हैं, वही तो अपन वो लॉग की वैल्यू है ना, किस बेस पर, पर्टिकुलर कंडीशन पे, पर्टिकुलर बेस इतना है, पर्टिकुलर ये इसको अपन लेते हैं। तो लॉग का मतलब ये है। अगर आपने जैसे ये हमारा लॉग का मैंने मतलब समझा दिया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं कि 10 की पावर -3 है, तो क्या करें, 10 की पावर -3 क्या आपका 0.01 ये होगा, ऐसे तो रखेंगे। अब इसको लॉग में लिखेंगे, इसको अगर लॉग में लिखते हैं तो लॉग में क्या लिखेंगे, बेस हमारा 10, तो लॉग लिखिए, तो बेस हमारा कितना 10 हो गया, है ना, बेस हमारा 10 हो गया। तो इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल नहीं। तो बेस हमारा 10 और वैल्यू हमारी कितनी 0.01 इक्वल टू आपका कितना -3 है, -3 है। इसको अपन एक्चुअली में इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन एक्चुअली -3 के बराबर है। ये क्या है, ये हमारी पावर की वैल्यूज है, ये हमारी पावर की वैल्यू। तो ध्यान रखिए, एक तो होता है आपका एक लॉग हमारा दो तरह का, एक नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग, जिसमें बेस ई आती है, एक एक्सपोनेंशियल आपने पहली बार सुना ई, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं ई बोलते हैं उसको नेचुरल। इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है, 2 और 3 के बीच में आती है, 2.67 ऐसे कुछ वैल्यूज आती है। तो ये आपकी उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अगर जिसका बेस 10 होगा उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक। तो ये आप अपनी फिजिक्स के अंदर जो वैल्यूज है वो कॉमन लॉग के रूप में आती है, ऐसा नहीं ना। अगर आपके फिजिकल डाटा के आधार पर देगा तो ई की वैल्यू के टर्म में भी लिखी जा सकती है, लेकिन मैथमेटिकली में जनरली तो वैल्यूज तो कॉमन लॉग बेस 10 के आधार पर ही निकाली जाती हैं। टेबल जो प्रिस्क्राइब होती है वो हमारे बेस टेबल जो दी रहती है इसमें अंदर वो हमारी लॉग बेस 10 की बेसिस पर दी रखी है ना, इसलिए इसको कॉमन लॉगरिथम कहा। तो ये हमारा लॉग है, ये आपका बेसिक आपकी मैंने लॉग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दिया। अब अगले लेक्चर में अपन इसको बेसिक्स को बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बताएंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम थोड़े से प्रॉब्लम भी ऐड करेंगे। आप ये हमारा लॉग आपका फिजिक्स के नज़रिए से बता देंगे, और मैथमेटिक्स का नज़रिया अलग, मैथमेटिक्स का नज़रिया जब ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराने के बाद में हम मैथमेटिक्स के नज़रिए पर आप बात करेंगे। तो ये आपका लॉग आपका देखने में क्योंकि आपका अजीब सा होता है, 10th स्टैंडर्ड पे अपन प्रैक्टिस नहीं करते, अपने सवाल नहीं किए, इस वजह से थोड़ी लॉग अपन को लॉग इतना डिफिकल्ट नहीं, लॉग आसान है नहीं। हाँ, सवाल जरूर भयानक बन सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में आप देखो मेरी सीट देखोगे आप ऐसे भयानक सवाल मिलेंगे तो क्या होता है, ऐसे भयानक सवाल मिलेंगे आप देखते रह जाओगे। देखो क्या होता है, लॉग आप किसी तरीके से करो तो लॉग तो अगर कोई एलिमेंट्री सीट से दे रखे रहोगे तो आपको आसान लगेगा और बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। लेकिन कभी कभार लॉग भी इतने अच्छे खतरनाक सवाल बनाए जाते हैं कि क्योंकि यही तो देखना है कि आप लॉग को अपने दिमाग में किस तरीके से एब्जॉर्व किया आपने दिमाग में।
आपने सब्जेक्ट को, लॉ को किस तरीके से एब्जॉर्व किया, इसका बेसिक आइडिया आपके अंदर क्या है। इसलिए भयानक आईआईटी के अंदर भयानक क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। तो आप मेरी सीट जब करोगे ना लॉ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको बतेगा कि लॉ होता क्या है। नहीं, जनरली देखा कि लोग बच्चे कहते बड़े आसान है, आसान कर लिया। हमारे यहाँ बच्चे कहते जो करते हैं तो बच्चों को सर ये तो बड़ा क्वेश्चन कठिन है, बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं है ना। वेरिएशन वैरायटी से क्वेश्चन करोगे तभी तो उसकी इनडेप्थ निकलेगी। तो इनडेप्थ स्टडी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इनडेप्थ स्टडी से है ना। आप इनडेप्थ आईआईटी के लिए इनडेप्थ स्टडी करने की आदत डालिए, और नहीं डालोगे तो देखो, नहीं डालोगे तो हम तो नेचुरल तरीके से पढ़ाएंगे। हम तो कॉमन लेवल से लेकर हम इनडेप्थ आपका अच्छे लेवल तक पढ़ाएंगे। जो जैसा एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको बताओ बेटा, आपको अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी रैंक निकालनी है आईआईटी में रह करके, ये अच्छी रैंक निकालना है तो आप अच्छी क्वालिटी से पढ़िए। आईआईटी में जगह इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉलेज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह हर तरह का टीचर है। ये नहीं है कि फलानी जगह आप जाइए, जैसे बच्चे कहते हैं ये वाली इंस्टीट्यूट कोटा जाइए, कोटा में बहुत बड़ा है। कोटा में भी क्या टीचर, कोटा में भी क्या होता है ना। तो ये भयावह सपने ये दिखाते हैं, इसको कहते हैं, ये इसको एक में र्यूमर्स है, ये मार्केटिंग र्यूमर्स है। आप टीचिंग को पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए। मैंने ग्वालियर में रहकर टॉप 10 में रहेंगे 3 जनरेट करी है, और मैंने कोई अपने आप को पब्लिश नहीं किया कभी, नहीं। जो थोड़ी सी रैंक निकालते हैं वो पब्लिश कर देते हैं आपको, मैंने कोई भी पब्लिश नहीं किया अपने आप को। तो बेटा आप, आज मैं पहली बार ऑनलाइन के थ्रू आप लोग से जुड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ग्वालियर के बच्चों को नेचुरल फ़ायदा मिले, है ना। और आईआईटी के रियल टीचिंग को समझने की कोशिश करें। ये झूठे वाले जो सपने होते हैं ना अननेसरी के, वो कि हमने एडमिशन टेस्ट करा दिया फलाने बच्चे का, अब 2 बच्चा 2 साल तैयारी कर रहा है, और 2 साल तैयारी कर रहा है, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। आप एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे आप बच्चे को ले रहे हैं, और इसको बात बताइए कि हमारा ऐसा एडमिशन टेस्ट है, इस तरीके से बताया, और बच्चों को 50% से नीचे आपका जेईई में से क्वालिफाई नहीं करते हैं, है ना। और बोर्ड में भी बच्चे रह जाते हैं, और डाटा तो मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। तो इसलिए आप, और अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो मतलब सिलेक्शन बेसिस, मैक्सिमम बच्चे क्या बाउंड्री वाले केसेस होते हैं। अब मैक्सिमम बाउंड्री वाले केस में जेईई में से क्वालिफाई कर गए, फिर आपको ये तो आपको अपनी आत्मा को खुश करना है, आपको खुश रखना है, तो एक अलग आइडिया है। लेकिन आपको जीवन में ऐसा नहीं होता, जीवन में हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए, अच्छी रैंक लाने का जिज्ञासु होना चाहिए, अच्छा करने की सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है ना। और कॉन्फिडेंस, ठीक है, बाद में नहीं मिला है वो अलग मैटर है। मैंने कहता हूँ आप स्टूडेंट लाइफ में इस तरीके से, स्टूडेंट लाइफ में जितने आप जिज्ञासु हो गए उतनी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ क्वालिटी स्टडी पर ध्यान दीजिए, और क्वालिटी स्टडी में आपको इस लेक्चर के थ्रू, जब तक आप मेरा अगस्त से, जब जैसे लॉकडाउन खुलता है, मान लो अगस्त से खुलता है, तो आप जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरी ऑफलाइन क्लास में आइए, तब टीचिंग का कंपेयर कर ले एंटायर द कंट्री, कोटा वोटा छोड़ो, कहीं से भी कंपेयर कर लेना। अगर कोटा वाले, हमारे बच्चे कहते हैं सर कोटा वाले अगर 19 पढ़ाते तो हम 20 पढ़ाते हैं, और लेवल की टीचिंग है, लेवल जिस लेवल पर हम पढ़ा सकते हैं, हम उस लेवल को पढ़ाते हैं। हमारा लेवल का, हमें बच्चों को संतुष्ट नहीं करना है, कि बच्चों के अंदर डांस नहीं करना आपको, हमें बच्चों के अंदर रिजल्ट देना है। वो ज़िंदगी में बच्चा मुझे याद रखेगा कि सर की वजह से मेरे रैंक लिए, और इससे बड़ा मेरा कोई भी धन नहीं है, कोई मन नहीं है। ये हमारे 2 तन और क्या है, मन और धन, है ना। मेरा मन भी अच्छा रहेगा, मुझे धन भी मिलेगा, ठीक है। तो आज बेटा मैंने ये तो बता दिया, अगले लेक्चर पे हम कॉमन और बताएंगे, और अपनी चीज़ें बेसिक मैथमेटिक्स को जितने लेक्चर में होंगे उतने लेने के बाद में प्रारंभ कराएंगे, वेक्टर कराएंगे, और वेक्टर से जुड़िए, और फिर आपको बताएंगे कि फिर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं। एससी वर्मा को ले लीजिए, एससी वर्मा प्रॉब्लम को एक टेक्स्ट बुक आती है, उसको लीजिए, उसको पढ़िए। उसमें सबसे अच्छा ही क्वालिटी क्या है, उसमें एक्चुअली थ्योरेटिकली बेस पे से नहीं समझाया, थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया उसने न्यूमेरिकली कनेक्ट किया है कि बच्चा पहले से प्रॉब्लम से कनेक्ट हो, और प्रॉब्लम से कनेक्ट होकर पढ़ो तो फिर से आपको आसान लगने लगती है। तो उसका जो बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है, वो प्रॉब्लम टफ नहीं है। वो लोग कहते कि एससी वर्मा कर लो तो आईआईटी हो जाएगी, तो वो वाली बात नहीं है। हम कह रहे हैं एससी वर्मा पढ़ने के बाद बच्चे नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते? तो उस नज़रिए से पढ़ते नहीं है। कुछ प्रॉब्लम यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए, ऐसे बच्चे के अंदर कोई एक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप नहीं होती है। तो आप लोग
लोग एस सी वर्मा से पढ़ें और बिल्कुल कंप्लीट एस सी वर्मा करें उसको। आप देखना फिजिक्स आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी और आप अच्छा फील करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स हमने बताया। अगले लेक्चर पे अपन क्या पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर पे हम पढ़ाएंगे क्या, लॉग पढ़ाएंगे एंड बहुत सारे ग्राफ बताएंगे, है नहीं। एक दो लेक्चर और लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स पर, कैलकुलस लेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराई जाएंगी। इसके बाद में अपना कोर्स होगा एक कंप्लीट। तो बेटा आज मेरा ये बेसिक मैथमेटिक्स का जो भी लेक्चर है, मुझे ध्यान नहीं है कौन से नंबर का लेक्चर है, आप जब हम डालेंगे तो उसमें दिख जाएगा ये नंबर का वीडियो लेक्चर है। ओके, थैंक यू।